गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 24th लेक्चर हमारा अब चल रहा है और कल मैंने आपको ये बोला था कि पिछला जो लेक्चर हमारा चला था कि उसमें हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन करेंगे, लेकिन आपको पता होगा, आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि सीबीएसई ने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हटाने का फैसला किया है और आरबीएसई जो हमारी है गहलोत सरकार, वो भी हो सकता है उसी रूल को फॉलो करे और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हटा दे इस साल के लिए। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फ़िलहाल अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। अगर बाई चांस उसको हटा दिया गया तो हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। तो हम एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं अपना इंटीग्रल का, और आपकी एक्सरसाइज नंबर 9 है ये, और इसके कुछ बेसिक फार्मूले हैं, ये मैंने यहाँ पर पहले ही लिख दिए हैं, इनको आप एक बार नोट कर लें। और इंटीग्रेशन वाला जो टॉपिक है बहुत नॉर्मल टॉपिक है, और इसमें क्या मैटर है कि जो आप अवकलन में पढ़ चुके हैं उसका उल्टा होगा। ठीक है, एक बेसिक कंडीशन पे हम बात कर रहे हैं। तो अगर जितना भी आपने अवकलन में पढ़ा है उसका उल्टा होगा, जनरली ऐसा होगा। और कुछ विशेष कंडीशन पर जब हम बात करेंगे तो हम सवाल के दौरान बात कर लेंगे कि अगर कोई भी कंडीशन हमारे पास दी गई हैं तो उनको कैसे कैसे सॉल्व करना है। कई प्रकार से इनके समाकलन किए जाते हैं, इनके भी कुछ बेसिक फंडामेंटल हैं, उनको हम एक्सरसाइज के दौरान बात कर लेंगे। अभी पहला प्रकार हम लेके चल रहे हैं और वो पहला प्रकार होता है कि जो मानक फार्मूले हैं, ये मानक फार्मूले हैं, जितने भी सारे हैं स्टैंडर्ड फार्मूले हैं। इन स्टैंडर्ड फार्मूले के ऊपर बेस हमारी पहली प्रश्नावली इसकी बनती है 9.1। हम सबसे पहले उसी के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद एक रूपांतरण मेथड आएगा, वो नेक्स्ट में होगा, उसको हम देखेंगे। फिर प्रतिस्थापन वाला भी आ रहा है, फिर आंशिक भिन्नों का भी आ रहा है ना, तो खंडशः समाकलन भी है। तो कई प्रकार से हम समाकलन सीखेंगे इसके अंदर। फिलहाल अभी हम कर रहे हैं 9.1 शुरुआत कर रहे हैं। इन फार्मूलाज को आप एकदम ढंग से देख लें, इनको याद कर लें और टॉपिक वाइज आगे बढ़ें, जल्दबाजी नहीं करनी है इसके अंदर। ठीक है, तो इनको आप देख लें। और एक चीज़ देखिएगा कि जब आप इस प्रकार के फार्मूले कर रहे हैं तो यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन है। आपसे अगर कोई अवकलन कराता है, अवकलन किया आपने, तो आप किसी एक फंक्शन का अवकलन कर रहे हैं, ठीक है, एक तरीके से कर रहे हैं, अलग तरीके से कर रहे हैं। जैसे एक तरीका मैंने बताया था आपको, याद होगा कि अगर हम u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, इस तरह का कोई फंक्शन हमारे पास आ जाता है जिसमें बहुत सारे फंक्शन गुणा आ रहे हैं, है ना, लगातार गुणा हो रहा है, तो आपको ये भी बताया गया था कि आप u इंटू वी इंटू का प्रयोग कर लें, u इंटू वी वाला फार्मूला था। और आपको ये भी बताया गया था कि आप लॉग विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, जब आप u इंटू वी का प्रयोग कर रहे हैं तब जो आंसर आएगा, और लॉग विधि का प्रयोग कर रहे हैं जब जो आंसर आएगा, वो दोनों आंसर मैच करेंगे। ठीक है, विधि कोई सी भी हो, आप एक सवाल को कर रहे हैं और विधि अगर आप 4 विधियां भी लगाते हैं तो भी चारों का आंसर सेम आएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर अगर आप कोई सवाल कर रहे हैं और अगर 4 बच्चे बैठे हुए हैं, 4 बच्चों ने अलग अलग अपनी अपनी विधियाँ लगाई हैं, अलग अलग करके, बेसिक हो सकता है वो सारी विधियाँ सही हों लेकिन उनके आंसर मैच हों, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और इन फॉर्मूले को देखिए, जैसे ये √1 - x² है, 1/√1 - x²। आपको याद होगा कि ये साइन इनवर्स का अवकलन है, तो जब हम इसका समाकलन करेंगे तो साइन इनवर्स आएगा। ठीक है, माइनस में आ रहा है तो कॉज इनवर्स x आएगा, वही कंडीशन है। लेकिन इनको भी लिखा गया है, इसीलिए ये बुक में इस तरह से लिखे हुए हैं कि अगर आप इसको देखते हैं कि 1/1 + x² है, इसका जब आप समाकलन कर रहे हैं तो क्या प्राप्त हुआ, tan इनवर्स x। और अगर सेम इसी चीज़ को हमने ऐसा कैसा लिख दिया कि 1/1 + x², तो आप ये सोचेंगे भाई ये दोनों सेम ही तो हैं, तो ये सेम है, लेकिन इसकी जगह पर आप tan इनवर्स भी लिख सकते हैं, इसकी जगह पर आप -cot इनवर्स भी लिख सकते हैं, है ना। आप यहाँ से माइनस हटा देते हैं, आप माइनस को यहाँ लगा देते हैं, तब तो ये क्लियर बात हो गई कि भाई अवकलन में हमने ऐसा पढ़ा था तो इसका आंसर यही होगा, है ना, या इसका आंसर आपने ये पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर आपने यहाँ से इस माइनस को हटाया और इस माइनस को अगर यहाँ लगा दिया तो दिखने में तो ये दोनों सेम, पर आंसर अलग अलग। अब अगर सवाल मान लीजिए पेपर में आता है और कोई बच्चा इससे कर लेता है, तब एक बच्चा तो आंसर लिख रहा है tan इनवर्स x और एक बच्चा आंसर लिख रहा है -cot इनवर्स x, दोनों सही हैं। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पर भी आ रही है कि 1/x √x² - 1 है, इसका आंसर sec इनवर्स x भी होता है। और 17वां जो इसका फॉर्मूला है 1/x √x² - 1, इसको आप क्या लिख सकते हैं, -cosec² इनवर्स x + c। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। और ये वाला फार्मूला थोड़ा सा मोस्ट है, इसके बारे में बुक में क्वेश्चन नहीं है, और लेकिन ये कंपटीशन लेवल पर जब आप आगे जाते हैं
तो इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जब हम कांस्टेंट का समाकलन करते हैं, जैसे अवकलन हमने किया था, तो अगर हम कांस्टेंट का अवकलन करते हैं तो हमको 0 प्राप्त होता है ना। कांस्टेंट का अवकलन करने पे 0 आता है। उसी का उल्टा देखिए यहाँ पे हो रहा है कि अगर हम 0 का समाकलन करेंगे तो हमें c प्राप्त होगा। ठीक है, कहीं पर भी 0 आ रहा है और आप 0 का अगर समाकलन करते हैं तो आपको कांस्टेंट प्राप्त होगा। तो वो अवकलन का उल्टा है कि कांस्टेंट का आंसर 0 होता है अवकलन में, तो 0 का समाकलन कांस्टेंट होता है। इस प्रकार से आप इनको याद करेंगे। 1-2 बार की प्रैक्टिस के बाद ये सारे आपको याद भी हो जाएंगे। अभी हम पहले बहुत सिंपल कंडीशन लेके चल रहे हैं, फार्मूला बेस। ठीक है, तो एक बार आप इनको नोट करिए और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, अब हम अपनी 9.1 प्रश्नावली पर आए गए हैं और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है ये बुक में थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा हुआ है कि x² लिखा है और 3 यहाँ लिखा हुआ है ना। तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसके अंदर। ये जो 3 है इतना बड़ा नहीं है, ये 3 इस तरह से है थोड़ा सा ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब है कि ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये क्यूब रूट है। ठीक है, इस वाले को क्यूब रूट मानेंगे। अब क्यूब रूट क्या है? क्यूब रूट अगर ये है तो इसको हम लिखेंगे x की पावर 2 मतलब x², और क्यूब रूट को लिखने का तरीका होता है 1/3। ठीक है, x² की पावर 1/3। जब इन दोनों को मैच कर देंगे तो ये बन जाएगा x की पावर 2/3, ये क्यूब रूट हो गया। और यहाँ पर dx, देखिए जब आप जो अवकलन कर रहे थे, अवकलन से थोड़ा सा उल्टा चलता है ये सब कुछ। अवकलन का सिंबल क्या था? d/dx, ये सिंबल था इसका। तो dx कहाँ आया था? नीचे की तरफ अवकलन कर रहे हैं, और यहाँ पर dx कहाँ आ रहा है? ऊपर की तरफ समाकलन कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जब हम 12वीं प्रश्नावली करेंगे तब ये चीज़ें वहाँ पर हमारे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में काम आएंगी। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस करते रहें। जैसे अब ये बन रहा है x की पावर n। अब x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? x की पावर n का समाकलन करेंगे, यानी x की पावर n + 1 अपॉन में n + 1 + c। ये कांस्टेंट और जुड़ता है इसके साथ, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है n, इसमें x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 + c, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको हल कर दीजिए। तो 2/3 + 1 एलसीएम ले लेंगे इसका, तो 5/3 हो जाएगा। x की पावर 5/3 और नीचे भी आ रहा है 5/3 + c। इसको आप थोड़ा सा और एडजस्ट कर लें, तो 3/5 x की पावर 5/3 + c, ये आंसर हमारा इसमें होता है। अगला देखिए, इसी में देखते हैं। छोटे छोटे सवाल हैं, कोई ज़्यादा खास बड़े नहीं हैं। e की पावर 5x, नंबर सेकंड है इसी का ही इंटीग्रेशन। जैसे आप वहाँ पे y से आप फलन को शो करते थे और यहाँ पर किससे करते हैं? i से, है ना। i का मतलब इंटीग्रेशन होता है। तो ये सिंबल है e की पावर 5x। तो e की पावर 5x और dx। अब देखिए इसमें वैसे थोड़ा सा प्रतिस्थापन वाला रूल काम कर रहा है, वो हम नेक्स्ट प्रश्नावली में अभी देखेंगे इसको। लेकिन अभी थोड़ा सिंपल तरीके से देख सकते हैं कि e की पावर x, तो डायरेक्ट होता है e की पावर x का, e की पावर x, ये आ गया। अब अगर ये अवकलन हो रहा होता तो 5x का क्या होता? अगर अवकलन होता तो 5x कहाँ पे आता? यहाँ पर मल्टीप्लाई में होता, पर समाकलन है उल्टा हो जाएगा, ये अपॉन में आएगा और प्लस। ठीक है, इसकी भी डिटेल है, लेकिन 9.2 में आएगा कि इसका मेन मैटर क्या है। अभी फ़िलहाल इसको ऐसे ही लिख लिया। फिर नंबर 3 पे आते हैं। 1/2 की पावर x, 1/2 की पावर x और dx। अब देखिए इसको मैच करिए कि किसी एक विशेष कंडीशन से ही मैच कर रहा है। a की पावर x बन रहा है ना, ये पूरी डिजिट है a, और a की पावर x हो गया। तो a की पावर x में जब इसको हम हल करेंगे तो डायरेक्ट अवकलन है, इसका समाकलन है, क्या होता है? फॉर्मूला बेस करेंगे, a की पावर x अपॉन log a। ठीक है, बस आप चाहें तो log की प्रॉपर्टी वगैरह कुछ इसमें लगाएं, लेकिन कोई ज़रूरत है नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर नंबर 4 है इसी का ही, a पावर 2 log ax, 2 log a बेस में है और x। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आती है। अब ये एक बहुत बेहतरीन स्थिति है
ये कई बार पूछा गया है, बोर्ड में कई बार क्वेश्चंस आए हैं इसके। रीज़न क्या है कि ये 11th क्लास से मैच कर रहा है। 11th क्लास में जब आपने लॉग वाली प्रश्नावली पढ़ी है उसी के अंदर ये टॉपिक आ चुका है। ये जो 2 है ना, इसको हटाइए पहले यहाँ से। लॉग की प्रॉपर्टी से अगर ये 2 हटता है तो ये 2 हट के इसके ऊपर जाएगा और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले तो हम इसको लिख देते हैं कि ए लॉग ए एक्स स्क्वायर डी एक्स, पहले तो ये लिख दिया, ठीक है। अब आपको ध्यान होगा एक प्रॉपर्टी हमारे पास आ चुकी है, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, कि लॉग वाली प्रश्नावली में हमने ये पढ़ा है कि अगर इस तरह की कोई कंडीशन आती है, जैसे a log a और यहाँ पर कोई भी संख्या है, मान लीजिए a लिख दिया है मैंने, इस तरह का आ रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना था वहाँ पर कि जो डिजिट यहाँ है वही अगर लॉग के बेस में आ रही है। ये बात मैंने 11th क्लास में भी बताई थी आपको कि जो डिजिट यहाँ आ रही है वही अगर लॉग के बेस में आ रही है तो ये वाला पार्ट हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी से रह जाएगा केवल a, यानी जो डिजिट यहाँ पर है, जो संख्या यहाँ पर है वो एज इट इज़ आएगी। लॉग की इसमें प्रश्नावली में हम बात कर चुके हैं, तो यहाँ डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसी चीज़ को आप इसके अकॉर्डिंग देखिए क्या आएगा, i इक्वल टू, अब ये वाला पार्ट हट गया, बचेगा क्या, केवल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आया एक्स स्क्वायर और डी एक्स, एक्स स्क्वायर का यानी एक्स की पावर n, और एक्स की पावर n से करेंगे तो 2 + 1 और 2 + 1 + c, तो ये वैल्यू बचती है x³ / 3 + c। अभी थोड़ा सा मैं डिटेल में कर रहा हूँ क्योंकि अभी ये प्रश्नावली स्टार्ट हुई है, उसके बाद हम फिर डायरेक्ट इसको फार्मूला बेस या शॉर्टकट भी करेंगे, ठीक है। ये नोट करिए। देखिए अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 5 cos x - 3 sin x + 2 अपॉन cos² x dx, है ना। ये बिल्कुल सिंपल फार्मूला। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी बातें बताई जा रही हैं उसी पे फोकस रखना है। अभी मैं बता दूंगा कि कहाँ कहाँ पे इसका समाकलन होता है और कहाँ कहाँ पे नहीं होता है। हर कंडीशन का समाकलन नहीं होगा, तो अभी वो सिचुएशन बेस कंडीशंस हैं, जैसे जैसे आती जाएंगी हम बताएंगे उसको। अब पहले तो इनको अलग अलग करिए। देखिए आप 3 पार्ट दिख रहे हैं इसके अंदर, है ना, इनको सबको अलग अलग कर लेते हैं और ये जो कांस्टेंट है इसको बाहर ले लेते हैं। तो 5 cos x dx हो गया, फिर -3 sin x dx हो गया, फिर +2 और 1 अपॉन cos² x dx हो गया, ठीक है। ये कंप्लीट। अब ये डायरेक्ट फार्मूला बन रहा है। अब जो फार्मूला अभी लिस्ट पूरी हमने बनाई थी उसमें ये फार्मूला भी है, ये वाला फार्मूला भी है, पर ये तो नहीं है, लेकिन इसको हम फार्मूला बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि अगर इसको 1 अपॉन cos² को हम लिख दें sec² x, तो डायरेक्ट फार्मूला है ना, कर लीजिए, बस हो गया। तो 5 cos x का क्या होता है, ध्यान से, -sin x नहीं होता। अब बहुत ध्यान रखना है क्योंकि अवकलन में एक कंडीशन में बार बार बोलता हूं, अगर कोई बच्चा ये कह देता है ना कि मुझे 100% अवकलन आ चुकी है, और तो समाकलन करते समय वो 60% पे आ जाएगा, क्योंकि वो नॉर्मल गलतियां कर देगा और भूल जाएगा फॉर्मूलों को। जल्दबाजी में ये आंसर दे देते हैं हम कि cos x का समाकलन क्या होता है, sin x होता है, प्लस का, -sin x नहीं होता, अवकलन होता है वो, ठीक है। -3 है। अब sin x का बताइए, sin x का क्या होगा, माइनस का cos x, तो ये माइनस का cos x हो गया, तो ये प्लस हो गया, और प्लस इसको लिख देते हैं 2 sec² x dx, और sec² x का डायरेक्ट फार्मूला है, आपको पता ही है। तो 5 sin x 3 cos x प्लस 2 sec² x का 10x और प्लस c, ठीक है। ये जो c लगा होता है ये अनिश्चित समाकलन के लिए होता है। समाकलन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो निश्चित होता है और एक अनिश्चित होता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि अगर कोई समाकलन इस प्रकार का है जिसमें 0, 1 लिमिट लगी होती हैं तो वो निश्चित समाकलन होता है, और ये अनिश्चित होता है, इनके अंदर लिमिट्स नहीं होती हैं। तो ये सभी वैल्यूज़ को, जैसे अलग अलग कंडीशन से कोई बच्चा सवाल कर रहा है तो सारी वैल्यूज़ को सेम करने के लिए कुछ कांस्टेंट मान लिए जाते हैं कि इसमें हमने जोड़ रखे हैं, तो इसीलिए इसमें अनिश्चितता को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर सी लगाया जाता है। और जब हम निश्चित समाकलन करेंगे तो उसमें सी नहीं लगाया जाएगा, उसको आप किसी भी विधि से करिए, आंसर सबका सेम आएगा, है ना, इसमें डिफरेंस आता है। देखिए नंबर 3, x³ - 1 अपॉन x²,
ऊपर की घात ज़्यादा है, नीचे की घात कम है, तो इसके कुछ फार्मूले आगे भी बनते हैं, कुछ ट्रिक्स भी बनती हैं, पर अभी फ़िलहाल वो ट्रिक नहीं है क्योंकि अभी स्टार्टिंग ही हो रही है। तो एक सिंपल काम है और वो सिंपल काम ये है कि एक्स क्यूब में आप एक्स स्क्वायर का भाग दे देंगे, अलग अलग कर देंगे दोनों को इस प्रकार से, ठीक है। और अब देखिए एकदम नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स क्यूब में जब एक्स स्क्वायर का भाग देंगे तो केवल एक्स आएगा, इसको मैंने अलग कर दिया। और ये 1/x² बन रहा है, ठीक है। 1/x² है, एक्स स्क्वायर को आपने ऊपर भेज दिया तो x की पावर -2 dx लिख सकते हैं, क्योंकि 1/x² का तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं, है ना। 1/x का तो था लेकिन 1/x² का नहीं है, तो x की पावर -2 कर देते हैं। अब ये बन रहा है x की पावर 1, ध्यान दीजिए x है केवल, तो इसको हम x की पावर 1 लिख सकते हैं। x की पावर 1 का मतलब है x की पावर n, और x की पावर n से जब इसको हल करते हैं तो x²/2 आ जाता है, फिर माइनस, अब x की पावर -n, है ना, -n का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं हमारे पास, x की पावर n का है, तो आप x की पावर n से ही हल करेंगे। x की पावर n+1 और n+1 प्लस, ठीक है। x की पावर -n का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो चाहे यहाँ पे पावर 1 आ जाए या यहाँ पे पावर -2 आ जाए, आपको वही n मान के ही करना है, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए, बस यही आंसर होगा। x²/2 -1 आ गया तो x की पावर -1, यहाँ पर भी -1 आ गया, प्लस c हो गया, ये माइनस इसको पॉजिटिव बनाएगा, और x²/2 प्लस, और इसको हम लिख सकते हैं 1/x प्लस c, ये आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 4, sec² प्लस cos² dx। अब देखिए इसमें अलग अलग किया इनको पहले, sec² dx सिंपल है बिल्कुल, cos² dx। अब sec² का क्या होता है 10x, और cos² का क्या होता है -cot x प्लस c। नेक्स्ट देखिए नंबर 5, इसी में लिख लेते हैं, 1 + x √x और dx, ठीक है। u/v के बारे में अभी तक हमने बात नहीं की है। u/v होता है, यहाँ पर भी होता है, लेकिन अभी हमने बात नहीं की। अभी आप सिंपल तरीके से काम करेंगे। तो इसको हम कर रहे हैं, √x को अंदर गुणा किया, ये √x हो गया, √x को इससे गुणा कर रहे हैं तो प्लस x √x आएगा, सही है, x √x हो गया। अब देखिए अलग अलग कर देते हैं इसको, तो यहाँ हो जाएगा √x, है ना, की पावर, ये पावर आप डायरेक्ट कर लें इसी में ही, इसको हम 1/2 पावर लिख सकते हैं, √x है, इसको 1/2 पावर कर दिया, और ये 1 पावर है, फुल पावर है, और ये वाली हाफ पावर है, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएंगी, ये हो गया x की पावर 3/2 और dx, ठीक है। तो x की पावर n, यहाँ भी x की पावर n, सॉल्व कर दीजिए, तो x की पावर 1/2 + 1 और 1/2 + 1 प्लस x की पावर 3/2 + 1 और 3/2 + 1 प्लस c, ये मान रखिए इसमें। तो यहाँ वैल्यूज़ आ जाती हैं x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस x की पावर 5/2 और अपॉन में 5/2 प्लस c, थोड़ा सा और एडजस्ट कर देते हैं, तो 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2/5 और x की पावर 5/2 प्लस c। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x √x और प्लस 2/5 हो गया और x² √x, है ना। नंबर 6 देखिए, दिखने में नॉर्मल लग रहा है ये क्वेश्चन, है ना, a की पावर x आ रहा है, dA आ रहा है। अब जल्दबाजी में आपने आंसर दे दिया a की पावर x का, a की पावर x अपन log a होता है, और डायरेक्ट आंसर हो गया, तो वो गलत होगा। कारण क्या है, यहाँ देखिए ध्यान से, dA आ रहा है, dx नहीं आ रहा है। तो कई लोग तो ये सोचते हैं कि भाई ये dA मिसप्रिंट हो गया, dx होना चाहिए था, लेकिन ये सही है, ये फर्स्ट ग्रेड में भी आ चुका है, कंपटीशन में भी आ चुका है, कई बार ये पूछा गया है, सेकंड ग्रेड में भी आया है, फर्स्ट ग्रेड में भी आया है। क्या रीज़न रहा है इसका, केवल रीज़न इतना सा कि ये किसके सापेक्ष काम करवा रहा है, a के सापेक्ष काम कर रहा है। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए कि जब हम x के सापेक्ष काम करते हैं तो dx लिखा हुआ होता है ना। अब जिसके सापेक्ष काम कर रहे हैं वो चर होता है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a की पावर x, ऐसे लिखा हुआ है। अगर आप x के सापेक्ष काम कर रहे हैं तब तो ये वाला चर माना जाएगा,
यानी x को चर मानेंगे और ये कांस्टेंट माना जाएगा। लेकिन अगर इसने लिख दिया a की पावर x और dA, तो इसका मतलब ये a कांस्टेंट नहीं है। अब उल्टा हो गया वहाँ मैटर, ठीक है। इससे पकड़ेंगे इस बात को, क्योंकि dx या dA दिया हुआ है, इसका मतलब x के सापेक्ष अवकलन, मतलब a के सापेक्ष अवकलन। तो ये चर हो गया ना, कांस्टेंट नहीं है अब ये चर है। अगर आप इसको चर मानते हैं तो ये भी चर होगा, और ये चर है तो ये वाला अचर माना जाएगा, क्योंकि x के बारे में इस सवाल में कहीं पर कुछ नहीं है। तो दिखने में तो ये a की पावर x लग रहा है, पर ये a की पावर x नहीं है, ये x की पावर n की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि यहाँ पे चर आ रहा है और ऊपर अचर आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम मानेंगे ये तो है चर और ये है अचर। तो चर की पावर अचर, इसका मतलब x की पावर n। तो x की पावर n के हिसाब से जब इसको हल करेंगे तो वैल्यू क्या आती है, तो इसका आंसर हमको मिलता है x की पावर n से हल करना है तो इसको क्या लिख देंगे, x की पावर n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये आंसर हो गया। समझ लेना ध्यान से, जिसके सापेक्ष होता है वही चर होता है, और उसके अलावा जो कुछ भी आ रहा है वो अचर होता है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है। डायरेक्ट इसको मत देख लेना कि भाई ये a की पावर x है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, तो ये आंसर होगा इसका। नंबर 7 पे आइए। नंबर 7 है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है। अब ये अभी आगे चलेगा कि दोनों चीज़ें सेम आ रही हैं यहाँ पर। अभी इससे पहले एक क्वेश्चन गया था, उसमें पावर ज़्यादा थी, ऊपर नीचे कम थी। यहाँ पर दोनों सेम हैं, पर अभी हम बेसिक फार्मूला कर रहे हैं, तो इसमें आप एक जोड़ दें और एक घटा दें यहाँ पर ऊपर की तरफ। तो हमने +1 कर दिया और -1 कर दिया, और यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। देखिए ऊपर अगर हमने +1 या -1 किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यहाँ पर +1 भी हो गया, -1 भी हो गया, ठीक है। पर इसके दो पार्ट बना लें, जो +1 वाला है वो पार्ट अलग और -1 वाला पार्ट अलग। अब इनको अलग अलग किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो अलग कर दिया, और यहाँ से 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx ये अलग कर दिया। जब ये दोनों कटेंगे, सेम है दोनों चीज़ें, कट जाएंगी, क्या बच गया, केवल dx। और यहाँ से ये तो सीधा ही हो रहा है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस c का। इसको भी करिए तो dx का अवकलन करते हैं, मतलब 1 है, dx का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है, और 1 का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, वो समाकलन करेंगे 1 का। तो जब 1 का आप समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास x आएगा और माइनस tan इनवर्स x प्लस c आ जाता है, ठीक है। ये आंसर हो गया। नंबर 8 देखिए। नंबर 8 में है cos स्क्वायर x और अपॉन में 1 प्लस साइन x। cos स्क्वायर x और 1 प्लस साइन x dx, ठीक है। ये भी सिंपल है तरीका बिल्कुल, कि अगर हम इसको कर लेते हैं cos स्क्वायर x को लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है ना, कर सकते हैं। cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख दिया, और नीचे चल रहा है 1 प्लस साइन x, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको खोल दिया, एक बार ये प्लस में आ जाएगा 1 प्लस साइन x और 1 माइनस साइन x, और अपॉन में 1 प्लस साइन x, ठीक है। प्लस से प्लस कैंसिल हो गया, 1 माइनस साइन x, ये dx हो गया, अलग अलग करिए अब, तो dx इधर और माइनस साइन x और dx। अब dx का क्या होता है x, और साइन x का क्या होता है माइनस कॉज x, ठीक है। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट नंबर 9 देखिए, sec x प्लस tan x आ रहा है, तो इस sec x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। u इंटू वी के बारे में अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, तो अभी ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा है यहाँ पर। sec को अंदर गुणा किया, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, अलग अलग भी कर रहे हैं साथ साथ, और यहाँ पर sec x इंटू tan x और dx। अब sec स्क्वायर x का अब तो याद हो गया होगा फॉर्मूला, और sec x tan x का sec x, ये प्लस c हो गया। नंबर 10, तो 10th है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x।
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स और dx। अब देखिए ये प्रतिस्थापन हम पहले कर चुके हैं। जब हम इस प्रतिस्थापन के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या प्रतिस्थापन था ये, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स π/2 होता है ना, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, अवकलन में भी आया था। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट ये π/2 होता है और π/2 का आपको समाकलन करना है। तो π/2 तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट को आपने बाहर निकाल लिया, ये बन गया केवल dx, मतलब 1 इंटू डी एक्स, और 1 इंटू डी एक्स का क्या होता है, 1 का x होता है, तो π/2 x प्लस सी, ठीक है। ये आ जाइए नंबर 11 पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। इसमें भी सेम यही कंडीशन। अभी मैं आगे बताऊंगा कि अगर दोनों घातें बराबर होती हैं तो क्या सिस्टम लेते हैं हम, लेकिन यहाँ पर फिलहाल अभी बेसिक चल रहा है इसलिए कोई कठिन नहीं है क्वेश्चन, डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। कि अभी जो कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया था इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन पे कि एक जोड़ा और एक घटाया, वही सेम सिस्टम वहाँ यूज़ करेंगे। और एक्स स्क्वायर में हम एक जोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक जोड़ दिया तो एक घटाना भी पड़ेगा। अब अगर हम ये घटाते हैं, घटा दिया, तो ये -1 तो क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर मैंने एज इट इज़ लिखा है, ये वाला माइनस पीछे लिखा हुआ है। एक जोड़ा और एक घटाया, ये अपनी तरफ से काम किया है, नीचे वाला पोर्शन ऐसे ही चल रहा है, इसमें कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx हो गया। अब एक्स स्क्वायर ऐसे ही चलेगा, प्लस 1 ऐसे ही चलेगा, ये माइनस और माइनस, ये हो गया माइनस के 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx हो गया, ठीक है। अब इनके दो पार्ट बना लें, अलग अलग कर दें इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx हो गया। फिर -2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसको आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये बीच में से फॉर्मूला मिटा देते हैं, इसको आप नोट कर लेना। और ये कंडीशन हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, जब ये दोनों सेम हैं तो यहाँ तो बच गया केवल dx, 1 आएगा। और इस जगह पर -2, अभी इसको ऐसे ही लिख लेते हैं और अगले स्टेप पर डायरेक्ट समाकलन, ये x हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो गया, और ये होता है tan इनवर्स x प्लस सी का, ठीक है। अब एक चीज़ गौर करिएगा, अब अगर मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसको मैंने tan इनवर्स x लिख दिया, अगर इसी माइनस को मैं शामिल करते हुए यहाँ पर प्लस कॉट इनवर्स x लिख दूँ तो वो आंसर सही होगा, है ना। लेकिन हो सकता है पीछे मैच नहीं करे, तो ये चीज़ हम पहले बात कर चुके हैं कि समाकलन में अगर आपने ज़्यादा विधियों का यूज़ किया तो आंसर अलग अलग होगा, लेकिन वो सभी आंसर सही माने जाते हैं, ठीक है। नोट करिए इसको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन है, और ये पेपर में एक बार आया हुआ है, अभी 2 साल पहले आया था। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जनरली कोई सोचता है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई ख़ास नहीं है। लेकिन आपने एक चीज़ गौर की कि जो बेसिक फार्मूले अभी हमने लिखवाए थे उसके अंदर tan स्क्वायर का नहीं था, था क्या? नहीं था ना। अब जो tan स्क्वायर नहीं था तो उसका समाकलन कैसे करेंगे? tan स्क्वायर भी नहीं है उसके अंदर, cot स्क्वायर भी नहीं है। तो इस तरह का पेपर में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और जल्दबाजी में गलत होने वाले क्वेश्चन हैं ये। और जो बहुत ब्रिलियंट बच्चे होते हैं कई बार वो जल्दबाजी में मिस्टेक करते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चंस पे। तो आपने एक 10th क्लास में फार्मूला पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स होता है, या थीटा होता है, कुछ भी लिख दें आप, एक ही बात है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, सबको याद होगा। अब tan स्क्वायर थीटा का अगर हमें वैल्यू चाहिए tan स्क्वायर थीटा का, तो क्या करना पड़ेगा? सेक स्क्वायर थीटा और 1 को उधर भेज देंगे तो -1 हो जाएगा, हो गया, है ना। tan स्क्वायर का समाकलन नहीं हो सकता, लेकिन सेक स्क्वायर का तो है ना, फॉर्मूला है उसमें। तो आपको कभी भी tan का कोई क्वेश्चन मिल जाए या cot का कोई क्वेश्चन मिल जाए, दिमाग में हमेशा एक बात रखिए, tan स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं होगा। बिल्कुल दिमाग में बिठा लें ये बात, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत करवाता है कि tan स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं होगा, cot स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं होगा। उसकी जगह पर हमें प्रतिस्थापन रखने हैं। तो tan स्क्वायर की जगह पर हम रखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, और इनको भी अलग अलग कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस ये डी एक्स हो गया,
और सेक स्क्वायर एक्स का करेंगे तो 10x आएगा, और यहाँ से x का करेंगे तो प्लस c होगा। ठीक है, विशेष ध्यान रखिए इसका। देखिए अभी जो 12वें क्वेश्चन में बात की वही चीज़ यहाँ पर आ गई कि जो बेसिक फॉर्मूले लिखाए गए उसके अंदर कॉट स्क्वायर एक्स का भी नहीं है। जब कॉट स्क्वायर का नहीं है तो हमारे पास एक प्रतिस्थापन है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। 10वीं क्लास में पढ़ चुके हैं आप इसको आराम से। अब ये जो कंडीशन हमारे पास आई है इसके अकॉर्डिंग हम कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। इस वैल्यू को इसमें डाल दीजिए तो ये आ जाता है कोसेक स्क्वायर x -1 और dx। अलग अलग कर देंगे इसको तो यहाँ जाता है कोसेक स्क्वायर x dx माइनस dx हो गया। अब कोसेक स्क्वायर x का क्या होता है माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो दो चीज़ें आप हमेशा अभी फ़िलहाल जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने 13 तक क्वेश्चन किए हैं उसमें ये दो क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट बनते हैं कि tan स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं होगा, कॉट स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं होगा। कैसे होगा उसके लिए हमें प्रतिस्थापन रखने हैं। ये बात अंडरलाइन करके इसको रख लेना क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछे गए हैं। 1 नंबर में आ चुका है ये क्वेश्चन पहले भी, और कई बार सवाल के बीच में भी आ जाते हैं, तो उससे कई बार बड़े बड़े सवाल भी हमारे गलत हो जाते हैं। ठीक है।